आपको यह बताएंगे कि अब आतंकवादियों ने अपने हमलों में शूटिंग करने के साथ साथ इन हमलों की कैमरे से शूटिंग करना भी शुरू कर दिया है और अब आतंकवादी अपने हमलों के ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जैसे वो हॉलीवुड के लिए कोई एक्शन फिल्म बना रहे हैं। यमन के आतंकवादी संगठन हूती ने 20 नवंबर को रेड सी में जिस कार्गो शिप को हाईजैक किया था, अब उस घटना का एक वीडियो जारी किया गया है और यह वीडियो उन्होंने ही जारी किया है। यह वीडियो आतंकवादियों के शरीर पर लगे कैमरों से रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें वो एक हेलीकॉप्टर के जरिए इस कार्गो शिप पर उतरकर उसमें मौजूद 25 लोगों के क्रू को अगवा करते हुए साफ दिख रहे हैं और इस विशाल समुद्री जहाज को हाईजैक करके अपने साथ ये यमन भी ले जा रहे हैं। हूती के आतंकवादियों ने कहा है कि उन्होंने इस कार्गो शिप को इसलिए हाईजैक किया क्योंकि यह कार्गो शिप इजराइल का है, जबकि इजराइल का यह कहना है कि यह जहाज ब्रिटेन की एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे जापान की एक कंपनी ने लीज पर लिया हुआ है। लेकिन हूती के आतंकवादियों ने इजराइल की वजह से इस समुद्री जहाज को हाईजैक कर लिया। इसके अलावा जिस समय यह हमला हुआ उस समय यह समुद्री जहाज तुर्की से भारत आ रहा था और इस कार्गो शिप में यूक्रेन, बल्गेरिया, फिलीपींस और मेक्सिको के 25 नागरिक चालक दल के रूप में भी सवार थे और अब इन तमाम लोगों को हूती के आतंकवादियों से छुड़ाने के लिए जापान की सरकार अब हूती से बात कर रही है। सोचिए ये कितना बड़ा मजाक है कि जापान के विदेश मंत्रालय को हूती के आतंकवादियों से अपील करके यह कहना पड़ रहा है कि वो जहाज को और इन लोगों को छोड़ दें क्योंकि उनका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। आज जब आप इस समुद्री जहाज के लाइव हाईजैक का ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब आतंकवादी हमले करने के साथ साथ उन हमलों की फिल्मों जैसी शूटिंग भी करते हैं और अब वो जमाना आ चुका है, अब वो जमाना जा चुका है जब इस तरह के आतंकवादी हमले छिपकर किए जाते थे। एक बहुत बड़ा जो अंतर है, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि पुराने जमाने के आतंकवादी कैसे थे और अब आतंकवाद के जो नया जमाना आया है ये इस दुनिया को किस तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन पहले देखिए कि जब एक कार्गो शिप हाईजैक होता है, इससे पहले आपने उसका लाइव वीडियो कभी नहीं देखा होगा। अब याद करके देखिए, ओसामा बिन लादेन और बगदादी के जमाने तक ये आतंकवादी जो हैं ये छुप कर रहा करते थे। इनके अड्डों के बारे में किसी को पता नहीं होता था और ये किसी गुफा से या किसी मकान से या अपने किसी अज्ञात अड्डे से अपने वीडियोस शूट करके दुनिया तक पहुंचाते रहते थे। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता चलता था कि ये हैं कहां, इनकी लोकेशन क्या है और सारे आतंकवादी हमले जो होते थे वो छुपकर होते थे और बाद में उन हमलों की जिम्मेदारी ले लिया करते थे। अब देखिए जो आज के आतंकवादी हैं ये क्या करते हैं, इन्हें छुपने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया को पता है ये आतंकवादी कौन है, इनके अड्डे कहां पर हैं, इनके हेलीकॉप्टर्स कहां खड़े हैं, इनके जहाज कहां खड़े हैं, इनके पास कितने हथियार हैं, इनका नेता कौन है, इनका नेता किस जगह पर रहता है, सब कुछ सारी दुनिया इनके बारे में जानती है। और इनकी हिम्मत अब देखिए कि जब ये आतंकवादी इस तरह का कोई हाईजैक करते हैं तो अभी अपना वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम हमले के साथ साथ शूटिंग कैसे करेंगे। एक शूटिंग तो बंदूक से करते हैं और दूसरी शूटिंग इनके पीछे एक कैमरा चलता है जो इनकी शूटिंग करता है और फिर ये इस स्तर की शूटिंग करते हैं, ऐसा वीडियो बनाते हैं जो कि एक आपको लगेगा जैसे आप किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म का कोई वीडियो देख रहे हैं और फिर ये पूरी बेशर्मी के साथ बिना किसी डर के उस वीडियो को पूरी दुनिया को जारी करते हैं और बताते हैं कि देखिए ये हमने किया है, हम करते हुए इसमें ये सब दिख रहे हैं। और पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं वो मजबूर हो जाती हैं कि आतंकवादी संगठनों के साथ भी बातचीत का कोई चैनल खोला जाए। और अब तो बहुत सारे आतंकवादी अलग अलग देशों में सरकारें तक चला रहे हैं। आपने देखा होगा हमास जो है वो सिर्फ एक आतंकवादी संगठन नहीं है, वो सरकारें भी चलाता है, वो चुनाव भी लड़ता है, उनके सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। इसी तरीके से हूती भी है, हूती भी राजनीति में आ चुका है और अब बड़ी संख्या में तालिबान को तो आप जानते ही हैं। तो अब ये आतंकवाद का एक दूसरा नया जमाना आ चुका है जब ये आतंकवादी अब किसी से डरते नहीं, अब ये छुपते नहीं और पूरी बेशर्मी के साथ अपने वीडियोस बनाते हैं। इनका एक अलग प्रचार तंत्र चलता है और इनके अलग से अपना आपने देखा होगा सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनके प्रवक्ता हैं, इनके पास कम्युनिकेशन की एक टीम है, इनके पास अपने कैमरे हैं, पूरा इक्विपमेंट रखते हैं ये और अब पूरी दुनिया को ये अपनी हर गतिविधि के बारे में बिना किसी डर के बताते हैं।
तो यह बदलाव आया है आज से 10 साल पहले और अब में। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, और यह वीडियो है टीवी के लाइव ब्रॉडकास्ट को हाईजैक करने का। अभी तो आपने शिप का हाईजैक देखा, लेकिन सोचिए किसी चैनल पर इस समय एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी आप ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं आज तक पर, और यह लाइव है, यह लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है, और इस ब्रॉडकास्ट को अगर कोई हाईजैक कर ले और अपनी बात कह दे उस दौरान, तो क्या होगा। 19 नवंबर को जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था और वो टीवी पर लाइव आ रहा था, दुनिया भर के करोड़ों लोग उसे देख रहे थे, उस दौरान बेन जॉनसन नाम का एक लड़का स्टेडियम में सुरक्षा घेरा तोड़कर विराट कोहली के पास पहुंच गया, और इस लड़के ने जो टी शर्ट पहनी हुई थी उस टी शर्ट पर लिखा था फ्री पैलेस्टाइन और स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टाइन, यह लिखा हुआ था। यह किसी मकसद से एक संदेश देने के लिए इस मैदान तक आया। पुलिस का कहना है कि यह लड़का ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है जो वर्ल्ड कप फाइनल के लाइव प्रसारण के दौरान टीवी पर फिलिस्तीन में इजराइल द्वारा किए जा रहे हमलों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, और इसीलिए उसने इस सुरक्षा घेरे को तोड़ा और मैदान तक पहुंच गया। लेकिन असल में यहां बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस व्यक्ति ने उस समय टीवी के लाइव ब्रॉडकास्ट को एक तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, और सबसे ज्यादा दर्शक उसी समय इस मैच को देख रहे थे, करोड़ों की संख्या में। और इस लड़के ने यह सब कुछ फिलिस्तीन के लोगों के लिए किया। लेकिन फिलिस्तीन में हकीकत में क्या हो रहा है, आज आपको वो भी जरूर देखना चाहिए। फिलिस्तीन में हमास के आतंकवादियों ने वहां की तमाम मस्जिदों को बारूद से भर दिया है, और इन मस्जिदों से ये आतंकवादी इजराइल पर लगातार रॉकेट दाग रहे हैं। यानी लड़ाई के लिए, जंग के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल की सेना ने गाजा की एक ऐसी ही मस्जिद का वीडियो जारी किया है जिसका हमास के आतंकवादी अपने जिहाद के लिए दुरुपयोग कर रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि गाजा के लोगों ने और यहां तक कि मुस्लिम देशों ने भी एक बार भी इसका विरोध नहीं किया कि आतंकवादी मस्जिदों में हथियार और बारूद आखिर कैसे रख सकते हैं, यह धर्म के खिलाफ है। इन दोनों ही जगहों में एक बात कॉमन है, जो अभी हमने आपको 2 वीडियोस दिखाए। हमने आपको यह दिखाया कि हूती के जो आतंकवादी हैं, जब उन्होंने उस समुद्री जहाज का हाईजैक किया, उस समय ये आतंकवादी धार्मिक नारे लगा रहे हैं। वीडियो में भी आपने देखा होगा, ये खुलेआम धार्मिक नारे लगाते हुए उस शिप को हाईजैक कर रहे हैं, लोगों को बंदी बना रहे हैं। पहली बड़ी बात तो यह है कि ऐसा कौन सा धर्म है जो इस तरह के हाईजैक की इजाजत देता हो? ऐसा कौन सा धर्म है जो बेकसूर लोगों को बंदी बनाने की इजाजत देता हो? ऐसा कौन सा धर्म है जो कहता हो कि आप किसी इस तरह समुद्री जहाज को, किसी हवाई जहाज को ऐसे हाईजैक कर सकते हैं? लेकिन ये सब धर्म के नाम पर हो रहा है, और ये लोग ऐसा करते समय धार्मिक नारे भी लगाते हैं। दूसरा, अब जब आप ये देख रहे हैं, ये सारे आतंकवादी जब अंदर जा रहे हैं, ये धार्मिक नारे लगाते हुए, चिल्लाते हुए इस शिप में अंदर जा रहे हैं। दूसरा, अभी हमने आपको मस्जिद का वीडियो दिखाया। ऐसा कौन सा धर्म है, अब आप देखिए कि मस्जिद धर्म का सबसे पवित्र स्थल होता है, और उस स्थल को अगर बेकसूर लोगों की जान लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर वहां पर हथियार रखे जा रहे हैं, तो क्या इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती? ये 2 बहुत बड़े पॉइंट हैं। और इस समय की एक बहुत ही बड़ी खबर यह है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए इजराइल की सरकार और हमास के आतंकवादी एक समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं, और वो इस समझौते के बहुत ही करीब है। और अगर यह समझौता हो गया तो इजराइल गाजा में सीज फायर को लागू कर देगा, और हमास इजराइल के बंधक जो हैं, जिन लोगों को उसने बंधक बनाकर रखा हुआ है, उन बंधकों को हमास के आतंकवादी छोड़ देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं, और हो सकता है कि ये जो ऐलान है समझौते का, या तो आज रात हो जाए और या फिर कल हो जाए। लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब इजराइल की सरकार और हमास के आतंकवादियों के बीच में समझौता हो रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि यह समझौता कराने वाला जो देश है वो है कतर। कतर एक बिचौलिए की तरह इस बीच में आया, ऐसे सूत्र बता रहे हैं, और अब इन दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो सकता है। समझौता यह होगा कि अगर इजराइल की सेना गाजा में बमबारी रोक देती है, तो फिर हमास के आतंकवादी इजराइल के बंदियों को छोड़ देंगे। अब बड़ी बात यह है
कि अगर यही बात होनी थी और इन बंदियों को छोड़ना ही था तो हमास के आतंकवादी पहले दिन ही इन बंदियों को छोड़ सकते थे और कह सकते थे कि आप इस युद्ध को रोक दीजिए, हम आपके बंदी छोड़ देते। अगर हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के इन बंदियों को छोड़ दिया होता तो जो गाजा में लगभग 13-14 हजार लोग मारे गए हैं, उन सब की जान बच जाती। अब आप देखिए, हश्र बाद में भी वही हुआ, बाद में भी यही सीज फायर हुआ, बाद में भी यही युद्ध रोकने की संधि होगी और बाद में भी ये दोनों जो पक्ष हैं आपस में बातचीत करेंगे, लेकिन वो लगभग 13-14-15 हजार जो लोग मारे गए हैं, उनकी जान अब वापस नहीं आएंगी। वो जो परिवार बर्बाद हो गए हैं, जो बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई, उनकी जान वापस नहीं होगी। वो परिवार अब दोबारा नहीं बसेंगे, वो घर दोबारा नहीं बसेंगे जो इन हमलों में अब नष्ट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन सब बातों की परवाह किए बगैर जब भारत के खिलाड़ियों से मिलने के लिए उनके ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, उस समय भारत के खिलाड़ी बिल्कुल टूटे हुए थे, उनका मनोबल गिरा हुआ था, निराश थे, दुखी थे, क्योंकि बहुत बड़ा मौका उनके हाथ से निकल चुका था। और जब वो पहुंचे तो उनके और प्रधानमंत्री और खिलाड़ियों के बीच उस ड्रेसिंग रूम में क्या बातचीत हुई, आज हम आपको उसका एक वीडियो भी दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री जब वहां गए तो उन्होंने देश के खिलाड़ियों से क्या कहा। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। मुस्कुराइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है। कह रहा हो कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू खेलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ा कर दो घर से। तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए, होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। हमारे देश के इन खिलाड़ियों ने, हमारी टीम ने ये कभी सोचा नहीं होगा कि ये वर्ल्ड कप फाइनल वो हार जाएंगे। उन्हें भी पूरा यकीन था कि जीत उन्हीं की होगी। इसी तरह हमारे देश के लोगों ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि हम हारेंगे। सबको जीत की उम्मीद थी और प्रधानमंत्री मोदी को भी ये नहीं पता था कि उनके जीवन में ऐसा क्षण आने वाला है कि टीम हार जाएगी और उन्हें ड्रेसिंग रूम में जाकर उस टीम का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। और आप देखिए कि टीम को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर उसी नीले रंग की जैकेट पहनकर आए जो कि भारतीय टीम का रंग है। आप देखेंगे तो भारतीय टीम का ने जो जर्सी पहनी हुई है, उसी रंग की जैकेट प्रधानमंत्री मोदी ये मैच देखने के लिए पहनकर गए थे। और ये इसलिए था ताकि वो अपनी टीम का मनोबल बढ़ा सकें, अपनी टीम को सपोर्ट कर सकें। और ये जो नीला रंग है, इस नीले रंग ने पूरे भारत को उस दिन एक कर दिया था, पूरे भारत को जोड़ दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे। और उस दिन उन्होंने आम जनता के बीच बैठकर ये मैच देखा, यही नीली जैकेट पहनकर। और उनके आसपास जितने आम लोग बैठे हुए थे वो भी इसी नीली जैकेट को, नीली जर्सी को पहनकर बैठे हुए थे। अब आप देखिए, जब वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, उन्होंने खुद नहीं ये सोचा होगा कि ऐसे समय में जब खिलाड़ी बिल्कुल निराश हैं, टूटे हुए हैं, ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल एक मायूसी और शांति छाई हुई है, ऐसे में वो क्या कहेंगे इन खिलाड़ियों से। फिर भी उन्होंने खिलाड़ियों से बात की। और आप और हम हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जीवन में कभी निराश ना हुआ हो, जो जीवन में कभी असफल ना हुआ हो, जो जीवन में कभी फेल ना हुआ हो। हम जब भी असफल होते हैं, जब भी फेल होते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना, एक दिमाग में ये बात जरूर आती है कि हमारा परिवार क्या कहेगा और हमारे परिवार के जो मुखिया हैं वो क्या कहेंगे। कई बार जब हम बचपन में या जब युवा अवस्था में
असफल होते हैं तो सबसे पहला ध्यान यह आता है कि हमारे पिता घर में क्या कहेंगे, या जो हमारे घर के बड़े हैं वो क्या कहेंगे। और अगर आपका कोई अभिभावक या आपका कोई बड़ा आपकी असफलता पर आकर आपको यह कहे कि कोई बात नहीं, तुम अच्छा खेले, तुमने अच्छा किया, अच्छी कोशिश की और अगली बार आप जरूर सफल होंगे, तो आधा बोझ तो वहीं खत्म हो जाता है, उस हार का या उस असफलता का। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने पूरा मनोबल बढ़ाया अपनी टीम का, और साथ ही कुछ खिलाड़ी तो ऐसे थे जिन्हें वो शायद पर्सनली जानते भी थे, जिनके नाम भी वो जानते थे। उन खिलाड़ियों से तो खास तौर पर उन्होंने हंसी मजाक किया। जैसे शमी से जब मिले तो शमी को उन्होंने अपने गले लगा लिया, रोहित से मिले, रोहित का हाथ पकड़ लिया, विराट से जब मिले तो विराट का हाथ पकड़ लिया। अब आप सोचिए, बीच में प्रधानमंत्री मोदी हैं, एक तरफ रोहित शर्मा है, एक तरफ विराट कोहली है, और प्रधानमंत्री ने दोनों का हाथ पकड़ा। ये देखिए, दोनों का हाथ पकड़ लिया, दोनों का कंधा थपथपाया और कहा कि ये सब तो खेल में चलता रहता है, आप लोग इतना अच्छा खेले, आप 10 मैच खेलकर यहां तक पहुंचे। उसके बाद उन्होंने टीम के कोच राहुल द्रविड़ को उनका कंधा थपथपाकर उनका मनोबल बढ़ाया और कहा कि नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया। रविंद्र जडेजा क्योंकि गुजरात से ही हैं, उनसे गुजराती में बात की, शुभमन गिल से हाथ मिलाया, और फिर देखिए शमी को उन्होंने कहा कि अरे आपने तो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और शमी को उन्होंने अपने गले लगा लिया। बुमराह से भी उन्होंने मजाक में कहा कि क्या थोड़ी बहुत गुजराती बोल लेते हो, और बुमराह ने कहा कि हाँ, थोड़ी बहुत गुजराती मैं बोल लेता हूं। तो उन्होंने थोड़ा हंसी मजाक करके ड्रेसिंग रूम के माहौल को थोड़ा सा खुशनुमा करने की कोशिश की, थोड़ा लाइट करने की कोशिश की, और उनको कहा कि नहीं, आप ऐसा मत करिए, बिल्कुल अपने कंधे मत झुकाइए, आप एक चैंपियन टीम है और आपका मनोबल जो है वो हमेशा ऊंचा ही रहना चाहिए। और पूरी टीम का सपोर्ट स्टाफ, कोच, सब लोग वहां पर खड़े हुए हैं। तो एक नेता सिर्फ वही नहीं होता जो राजनीति में होता है, जो चुनाव जीतता है, जो फिर बड़े पद पर आ जाता है। नेता मतलब जो नेतृत्व करता है, जो देश का नेतृत्व करता है, और चाहे फिर वो कोई भी लोग हो, उन सब का नेतृत्व करता है। वो नेतृत्व शैली जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने इस वीडियो में ड्रेसिंग रूम में जाकर देश के लोगों को और अपनी टीम को दिखाई है। और वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने ऐसा किया है। ओलंपिक खेलों में जब हमारी कोई टीम हार जाती है, कोई बहुत बड़ा मैच हम हार जाते हैं, उस समय भी वो अपनी टीम के लोगों को यहां से फोन करते हैं, उनसे स्पीकर फोन पर बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब टीम वापस आती है तो उसके साथ मिलते हैं, खाना खाते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। तो ये उनकी एक शैली है, लेकिन ये शैली राजनीति में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और 2 दिन से आपने देखा होगा, लगातार प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया जा रहा है कि टीम उनकी वजह से हारी है। लेकिन देश की जनता जो है वो सब जानती है, सब देख रही है, और अब तो चुनाव आने ही वाले हैं। उन चुनावों में भी पता चलेगा कि देश की जनता ऐसी थ्योरीज को इस देखकर इन पर कितना विश्वास करती है, और फिर लोकसभा चुनाव तो होगा ही। हम आपको उस राजनीतिक संदेश के बारे में बताएंगे जो अर्जेंटीना के लोगों ने आपके लिए अर्जेंटीना से भेजा है। अर्जेंटीना के लोग आपको जानते नहीं होंगे शायद, लेकिन एक संदेश उन्होंने आपके लिए भेजा है, और यह संदेश आपके लिए है, आप ध्यान से सुनिएगा। आज जब हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां चुनावों में मुफ्त योजनाओं के बड़े बड़े वादे कर रही हैं, तब अर्जेंटीना के लोगों ने एक ऐसे नेता को अपना राष्ट्रपति चुना है जिसने यह ऐलान किया है कि वो न तो किसी को फ्री बीज देगा, मुफ्त का कोई सामान नहीं देगा, न कोई सब्सिडी देगा, और सरकारी खर्चे में भी बड़ी कटौती कर देगा। यानी ऐसा नेता अगर भारत में हो तो पहले दिन ही चुनाव हार जाए। लेकिन अर्जेंटीना ने ऐसे आदमी को चुना, ऐसे नेता को चुना जो ये कह रहा है कि मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा। अर्जेंटीना में लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है जब किसी उम्मीदवार ने 12% वोटों के अंतर से राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, यानी बहुत भारी बहुमत से यह चुनाव जीता है। और इस उम्मीदवार का नाम है हावियर मिले। हावियर मिले 53 साल के हैं और उन्हें 56% वोट मिले हैं, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लेफ्ट के नेता जिनका नाम है सर्गियो मासा, उन्हें 44% वोट मिले। इन दो लोगों के बीच में मुकाबला था, हावियर मिले और सर्गियो मासा। 56% और 44% वोट मिले हैं। सर्गियो मासा अर्जेंटीना की मौजूदा सरकार में वित्त मंत्री थे, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने चुनाव से पहले अर्जेंटीना में इनकम टैक्स को खत्म करने का एक बहुत बड़ा ऐलान किया था। और इस ऐलान के बाद
हर किसी को यही लग रहा था कि अब उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद तो मजा ही आ जाएगा। एक ऐसा राष्ट्रपति जो ये कह रहा है कि अब किसी को भी टैक्स देने की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर उसको वोट क्यों नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने अर्जेंटीना का वित्त मंत्री रहते हुए कई ऐसी सरकारी योजनाएं लागू की जो लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त थी, यानी वो मुफ्त का माल लोगों को दे रहे थे। उन्होंने बिजली और पानी पर सब्सिडी देने की शुरुआत की, बस में मुफ्त सफर की स्कीम शुरू की, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया और लाखों परिवारों के लिए फूड बोनस स्कीम की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 65,000 रुपए मिलते थे। और इसीलिए जब सर्गियो मासा ने अर्जेंटीना में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया तो सबको यही लगा कि उन्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए मुफ्त की इतनी सारी योजनाएं लागू कर दी हैं। जो योजना अभी मैंने आपको बताई उन्हें सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे शायद मैं भारत की बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत में तो भी तो यही योजनाएं हैं। बेरोजगारी भत्ता मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, बस का किराया मुफ्त है और बहुत सारी बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है। हर सरकार जो आती है वो कहती है कि आपका लोन भी मुफ्त कर दिया जाएगा, लोन माफ कर दिया जाएगा और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको लगेगा कि जैसा भारत में हो रहा है बिल्कुल ठीक वैसा ही वादा अर्जेंटीना के वित्त मंत्री ने इस चुनाव में किया। और वित्त मंत्री का सपना क्या था कि वो जब ये सब मुफ्त की राजनीति करेंगे और ये इतने बड़े बड़े वादे कर देंगे जिसमें वो सब कुछ मुफ्त में बांट देंगे लोगों को, तो अब वो अगली बार राष्ट्रपति बन ही जाएंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ तो अर्जेंटीना के लोगों ने मुफ्त वाली इस राजनीति को खारिज कर दिया और एक ऐसे नेता को वोट देकर राष्ट्रपति बना दिया जो अपने नए किस्म के चुनावी वादों की वजह से अर्जेंटीना की मीडिया में भी एक विलेन बना हुआ था और जो मुफ्त वाली योजनाओं को अर्जेंटीना का असली दुश्मन मानता है। हावियर मिले ने चुनावों के दौरान कहा कि वो कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होने वाले सरकारी पैसे को फिजूल खर्ची मानते हैं, इसलिए जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तब वो ऐसी तमाम सरकारी योजनाओं को बंद कर देंगे जिनमें लोगों को मुफ्त का सामान दिया जाता है, लोगों के बिल माफ कर दिए जाते हैं, लोगों के टैक्स माफ कर दिए जाते हैं, बिजली पानी किराया माफ कर दिया जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्चर से जुड़े विभागों और मंत्रालयों को भी अपनी सरकार में भंग कर देंगे और इतने सारे मंत्रालयों को बंद करके वो देश के लिए पैसा बचाएंगे। इसके अलावा उन्होंने यह वादा भी किया कि वो सरकारी खर्च में कटौती करने के लिए सरकारी नौकरियों की संख्या को भी कम कर देंगे। देखिए, अगर कोई हमारे देश में यह कह दे कि सरकारी नौकरियां घटा देंगे तो वो तो चुनाव जीत ही नहीं सकता, लेकिन इन्होंने, जो नए राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कहा कि मैं सरकारी नौकरियों को भी कम कर दूंगा। सोचिए, अब हमारे देश में अगर किसी ने ऐसा वादा किया होता तो शायद उसे वोट मिलना मुश्किल हो जाता, लेकिन अर्जेंटीना के लोगों ने हावियर मिले को उनके इस वादे के लिए अपना राष्ट्रपति चुन लिया। और हावियर मिले के वादों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती, बहुत इंटरेस्टिंग लिस्ट है। उन्होंने अर्जेंटीना के लोगों से वादा किया है कि वो देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए वहां के सेंट्रल बैंक को भी बंद कर देंगे और अर्जेंटीना की करेंसी पेसो को बंद करके अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर को बढ़ावा देंगे। हावियर मिले ने जितने भी वादे किए वो ऐसे थे कि उनका चुनाव जीतना सबको बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि ये वादे बड़े सख्त वादे थे। लेकिन अर्जेंटीना के लोगों ने उन्हें राष्ट्रपति बनाकर सबको चौंका दिया। और ये इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि हावियर मिले को अर्जेंटीना में एल लोको कहा जाता है। इसका मतलब होता है द मैडमैन, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पर पागलपन सवार हो। तो उन्हें अर्जेंटीना के लोग अक्सर पागल आदमी कहते हैं। हावियर मिले जब अर्जेंटीना में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तब वो अपनी रैलियों में और अपने कार्यक्रमों में अपने साथ एक आरी लेकर जाते थे। ये देखिए, ये आरी जो उनके हाथ में आपको दिखाई दे रही है, और वो कहते थे कि ये आरी इस बात का सबूत है कि वो सरकार के खर्चों में कटौती करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वो अर्जेंटीना को फिर से एक अमीर देश बनाना चाहते हैं। और जब वो आएंगे तो वो जो बेफिजूल जो सरकारी खर्चे हैं, सरकारी खर्चों पर ये आरी चला देंगे और उन्हें कट कर देंगे। अभी अर्जेंटीना की स्थिति यह है कि जो महंगाई दर इस समय भारत में 5% से भी कम है, वही महंगाई दर अर्जेंटीना में 143% है। सोचिए, अर्जेंटीना में 143% महंगाई दर और भारत में 5% से कम। 4 करोड़ 60 लाख की आबादी वाले अर्जेंटीना में लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी लगभग 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।
और अभी अर्जेंटीना की सरकार पर भारतीय रुपयों में लगभग 34 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और यही वजह है कि इस बार अर्जेंटीना के लोगों ने हैवियर मिले को अपना राष्ट्रपति चुना, जो पहले एक म्यूजिशियन रह चुके हैं और पहले एक अर्थशास्त्री भी थे, और सिर्फ 3 साल पहले ही वो राजनीति में आए हैं। वो म्यूजिक कॉन्सर्ट भी करते थे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है उनकी। यहां समझने वाली बात यह है कि अर्जेंटीना में अब तक वही नेता राष्ट्रपति का चुनाव जीतते रहे हैं जो फ्री बीज की बातें करते थे, जो मुफ्त की राजनीति करते थे। लेकिन लगभग 4 दशकों के बाद, 40 साल के बाद, जब अर्जेंटीना में महंगाई आसमान पर पहुंच गई और अर्जेंटीना कंगाल होने लगा, तब वहां के लोगों को यह समझ में आया कि उनकी भलाई ऐसे नेताओं को जिताने में नहीं है जो उन्हें मुफ्त बिजली, पानी और बेरोजगारी भत्ता देते हैं। और ये भारत के लिए अर्जेंटीना से आया एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश भी है और सबक भी है। आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश के लोग इस बात को कब समझेंगे, क्योंकि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी फ्री बीज वाली पॉलिटिक्स को लेकर चिंता जता चुका है। और अब भी हमारे देश में जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तब इन राज्यों में सभी पार्टियों के बीच मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की होड़ लगी हुई है। जनता यह देख रही है कि कौन सी पार्टी ज्यादा पैसा फेंकेगी, कौन सी पार्टी ज्यादा बेरोजगारी भत्ता देगी, कौन सी पार्टी ज्यादा लोन माफ करेगी। लेकिन अर्जेंटीना के लोगों ने फ्री बीज वाली इसी राजनीति को अब हरा दिया है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हमारे देश में भी कई ऐसे राज्य हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है। और इससे पहले कि हमारे देश में भी महंगाई दर 100%, 150% तक पहुंच जाए अर्जेंटीना की तरह, हमारे देश के लोगों को भी अब ये बात समझ में आनी चाहिए जो अर्जेंटीना के लोगों ने पूरी दुनिया को बताई है कि फ्री की जो राजनीति होती है, फ्री बीज जो होती है, मुफ्त की बिजली, पानी, थोड़े दिन तो अच्छी लगती है, लेकिन ये जो योजनाएं मुफ्त वाली होती हैं, ये देश को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब पूरा देश खोखला हो चुका होता है, और जब देश ही खोखला हो गया तो आप उस देश के नागरिक के तौर पर आपका परिवार और आपका जीवन भी उतना ही खोखला होगा जितना कि आपका देश खोखला है। ये बात समझने में अर्जेंटीना को लगभग 40 साल लग गए, क्योंकि जब इस तरह की फ्री की राजनीति, फ्री बीज शुरू होते हैं, तो ये बात समझते समझते देश को कमजोर होते होते, देश को खोखला होते होते 30-40 साल लग ही जाते हैं। और तब लोगों को अकल आती है, जो कि अर्जेंटीना में हुआ है। हमारे देश के लोगों को भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति कभी देखनी पड़े, लेकिन अर्जेंटीना के लोगों ने जो आज आपके लिए संदेश भेजा है, उसे एक बार गौर से सुनिएगा जरूर। तो हम आपको ये बताएंगे कि कोविड के बाद बड़ी संख्या में हमारे देश में युवाओं के मरने पर सरकार ने एक जांच बैठाई थी कि इतनी बड़ी संख्या में इतनी कम उम्र के जो लोग हैं, युवा जो हैं, इनकी मृत्यु हो रही है। ये क्यों हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अब ये जांच पूरी हो गई है, रिपोर्ट आ गई है। आपने भी देखा होगा, आपके पास बहुत सारे वीडियोज इस दौरान पिछले 2-3 वर्षों में आए होंगे, जिसमें बिल्कुल ठीक ठाक व्यक्ति जो युवा है, उसे अचानक से हार्ट अटैक आता है। गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक आ रहा है, डांस करते हुए हार्ट अटैक आ रहा है, दफ्तर में काम करते हुए अचानक से हार्ट अटैक आता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब इस पर जांच हुई और जांच में यह पता चला कि डांस करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, दफ्तर में बैठे हुए जितने भी लोगों की मौत के वीडियोस आपने अपने फोन पर देखे, उनकी मौत का कारण कोविड की वैक्सीन नहीं थी, बल्कि कुछ और था। बड़ी बात यह थी कि क्या ये सब लोग जो इनकी मृत्यु हो रही है, कहीं ये कोविड की वैक्सीन से तो नहीं हो रहा। पूरे देश में चर्चा होती थी कि ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। आईसीएमआर द्वारा की गई स्टडी में 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच हुई ऐसी घटनाओं का विश्लेषण किया गया, जिनमें अलग अलग कारणों से 29,000 से ज्यादा लोगों की अचानक मृत्यु हो गई। सोचिए यह स्टडी कितनी बड़ी होगी। 29,000 लोगों की मृत्यु की जांच हुई, और इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्हें या तो पहले से कोई बीमारी थी या जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई थी। सिर्फ 729 लोग ऐसे पाए गए जो अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले तक बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन इसके बाद अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया या फिर दूसरे कारणों से उनकी मौत हो गई। आईसीएमआर ने इन्हीं 729 मौतों पर यह स्टडी की और बताया कि इनमें से कुल 133 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई थी, 145 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की 1 डोज लगवाई थी, 401 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी, और कुल 31 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की तीनों डोज लगवाई थी। ये ब्रेकअप है। ये वो 729 लोग हैं जो मरने से कुछ घंटे पहले तक बिल्कुल स्वस्थ थे।
यानी कोविड के बाद जिन लोगों की सही मायनों में अचानक से मौत हुई, उनमें से 81% लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविड की कम से कम एक वैक्सीन लगवाई थी, और इसीलिए इन मौतों के पीछे बहुत सारे लोग कोविड की वैक्सीन को वजह मानते हैं। लेकिन आईसीएमआर का कहना है कि इन लोगों की मौत का कारण कोविड की वैक्सीन नहीं है। आईसीएमआर ने जब इन सभी मृतकों से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की और उनका अध्ययन किया तो पता चला कि जिन लोगों की कोविड के बाद अचानक मृत्यु हुई, उनमें से 10% लोग ऐसे थे जिनके परिवार में पहले भी किसी सदस्य की इसी तरह से अचानक मृत्यु हो चुकी थी। यानी इन लोगों के परिवारों में ऐसी मौतों की फैमिली हिस्ट्री थी। 18% लोग ऐसे थे जो जरूरत से ज्यादा शारीरिक गतिविधि कर रहे थे और ओवर एक्सर्शन की वजह से इन लोगों की अचानक मृत्यु हो गई। और इनमें कुछ लोग ऐसे थे जो कोविड होने के बाद जरूरत से ज्यादा वर्कआउट कर रहे थे या फिर जरूरत से ज्यादा शारीरिक भागदौड़ कर रहे थे। 27% लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग यानी धूम्रपान करते थे और अपनी मृत्यु से पहले भी उन्होंने धूम्रपान किया था। और 27% लोग ऐसे थे जो शराब पीते थे और इनमें भी 7% को शराब के नशे की लत थी और अपनी मृत्यु से पहले भी इन लोगों ने शराब का नशा किया था। इन नतीजों के आधार पर आईसीएमआर का कहना है कि भारत में अचानक होने वाली मौतों का कारण कोविड की वैक्सीन नहीं है, बल्कि कोविड की वैक्सीन तो सडन डेथ्स के खतरे को और भी कम करती है। वैक्सीन की जगह इन मौतों का बड़ा कारण फैमिली हिस्ट्री और ओवर एक्सर्शन हो सकता है। यानी हम कई बार इस बात का ध्यान ही नहीं देते कि हमारे परिवार में, हमारे माता पिता या और पीछे परिवार में भी क्या दूसरे हमारे सदस्यों को, परिवार के लोगों को, माता पिता को क्या हृदय संबंधित ऐसी बीमारियां रही हैं, क्या उनको भी ब्लड प्रेशर की कोई समस्या रही है या उनको भी कोई डायबिटीज जैसी समस्या रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर ये परिवार में आगे भी जाती है। आपको याद होगा पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी कहा था कि हमारे देश में जिन लोगों को कोविड हो चुका है, ऐसे लोगों को ज्यादा शारीरिक मेहनत से बचना चाहिए। और आईसीएमआर की स्टडी भी इसी तरफ इशारा कर रही है। भारत में अब तक लगभग 4.5 करोड़ लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। ये वो हैं जो कागज पर जिनका रिकॉर्ड है, हो सकता है वैसे इससे भी ज्यादा रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें संक्रमण कब हुआ। और इनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें माइल्ड कोविड हुआ था और जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा। और इसीलिए ये करोड़ों लोग सोचते हैं कि कोविड से उनके शरीर को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। आपको याद होगा जब कोविड चल रहा था उस समय भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें माइल्ड कोविड हुआ था और वो कहते थे कि हाँ हमें कोविड हुआ था लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला, या हम तो 2 दिन में ठीक हो गए, हम 3 दिन में ठीक हो गए। और वो उसके बाद अपना ध्यान रखना बंद कर देते थे और उन्हें लगता था कि कोविड से उनके शरीर को नुकसान नहीं हुआ। तो इन स्टडीज के बाद ऐसा लगता है कि जिसे भी कोविड का संक्रमण हुआ है, चाहे वो बड़ा संक्रमण हुआ हो या माइल्ड छोटा हुआ हो, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान ये कोविड आपके शरीर को जरूर देकर जा रहा है। भारत की तमाम स्वास्थ्य एजेंसियां ये मानती हैं कि अगर आपको एक बार भी कोविड हुआ है तो आपको अगले कुछ वर्षों तक सतर्क रहने की आवश्यकता है और आपको नियमित रूप से अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराना चाहिए। आज हम आपको स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का वो बयान फिर से जरूर सुनाना चाहेंगे जिसमें उन्होंने कोविड से संक्रमित हो चुके लोगों को एक बहुत ही जरूरी सलाह दी थी। आप ध्यान से सुनिए। આઈસીએમઆરે હમણાં એક ડિટેલ સ્ટડી કર્યો છે। એ ડિટેલ સ્ટડી એવું કહી રહ્યો છે કે જે લોકોને સિવિયર કોવિડ થયો હોય અને એનો સમય જાજો ન થયો હોય એવી સ્થિતિની અંદર એમણે અધિક પરિશ્રમ નહીં કરવો જોઈએ। એમણે પોતાની સેહતનું સખત મહેનત, સખત દોડવું, સખત એક્સરસાઇઝ કરવી એવા કામોથી એક ચોક્કસ ટાઈમ માટે यानी कि शॉर्ट टाइम માટે 1-2 वर्ष માટે दूर રહેવું જોઈએ। तो आपके लिए संदेश यही है और समझने वाली बात भी है कि अगर आपको एक बार भी कोविड हुआ है, चाहे वो कितना भी माइल्ड कोविड हुआ हो या हो सकता है कि आपको कुछ ज्यादा लक्षण भी ना हुए हों आपके शरीर में, तो भी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई इस तरह की बहुत बड़ी महामारी हमारे समाज में, हमारे देश में या दुनिया में आती है तो उस पर रिसर्च होती है और रिसर्च करने में वर्षों और दशकों लग जाते हैं। कोविड इतनी नई बीमारी है कि इसे लेकर पहले कोई रिसर्च, कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं थी। उसके बाद जब इस पर शोध शुरू हुआ, अभी शोध हुए भी इतना कम समय हुआ है कि कोविड के बारे में पक्के तौर पर कुछ भी कहना
अभी बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आपके लिए अच्छा यह रहेगा कि आप ये मानकर चलिए कि कोविड अगर आपको हुआ है तो आपके शरीर में कुछ नुकसान जरूर करके गया होगा और आपको उस नुकसान की भरपाई करने में अभी कई वर्ष आगे लगेंगे। तो आपको ये बताते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर का पुजारी बनने के लिए हमारे देश के 3000 लोगों ने आवेदन दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कुल 20 पुजारियों की नियुक्ति के लिए ये भर्तियां निकाली थी, लेकिन इन 20 पुजारियों के पदों के लिए 3000 पुजारियों ने आवेदन दिया है, जिनमें से 2800 आवेदन योग्यता पर खरे नहीं उतरे और इनमें से सिर्फ 200 आवेदनों को ही स्वीकार किया गया है। और अब इन सभी लोगों का एक इंटरव्यू होगा और इनमें से कुल 20 उम्मीदवार ही श्री राम के मंदिर के पुजारी बनने के लिए चुने जाएंगे। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है और इस मंदिर के जो पुजारी होंगे उन्हें 6 महीने की एक विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। वो अवध 84 कोष के अंतर्गत के हों, दूसरे वो गुरुकुल की परंपरा से पढ़े हों, दूसरे गुरुकुल की परंपरा में वो संस्कृतज्ञ हैं, वेदों को पढ़े हैं, तो भगवान के विशिष्ट मंत्रों का वो स्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए गुरुकुल की परंपरा अनिवार्य है हम लोगों के यहाँ पुजारियों के लिए। कम से कम उनकी 20 से 30 वर्ष के बीच की आयु हो, जिससे वो लंबे काल तक भगवान की सेवा पूजा कर सके। अगर भगवान की सेवा में अगर हम लोग का लग जाता है तो उसमें हम लोग तो निस्वार्थ भाव से लगे हों, किसी प्रकार से अगर चयन हो। हमेशा याद रखें, तेवर और जेवर ये संभाल कर रखने वाली चीजें हैं, इन्हें बात बात पर लोगों को दिखाया नहीं करते।